हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो वो 100% डेडिकेशन मांगता है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जिन भी मेरे भाइयों का या फिर दोस्तों का रेलवे यूपीएसआई में स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, वो बिल्कुल निराश ना हो और आप जो है पूरा फोकस करें ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे, यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो, या फिर यूपी में जो कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसके लिए पूरी जो है तैयारी के साथ अपने आप को एक बार मजबूत करें। हम शुरुआत कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की प्रैक्टिस सेट, जो कि हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरा साइंस कवर करेंगे। और यकीन मानिए साइंस की तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी जिससे कि आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। पहला पहला प्रैक्टिस सेट है और पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमने 20 क्वेश्चन लिया हुआ है, लगभग 7-8 क्वेश्चन फिजिक्स से हैं और उसके बाद जो है 10 क्वेश्चन के आसपास बायोलॉजी से के हैं और फिर साइंस केमिस्ट्री के हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रतिबल प्रतिबल को स्ट्रेस बोलते हैं कि इकाई क्या है, जूल, पास्कल, बोल्ट या फिर वाट। तो जो प्रतिबल की इकाई है ये पास्कल है। प्रतिबल यानी कि इसको प्रेशर या फिर दाब बोल सकते हैं, तो इसकी इकाई क्या है, पास्कल है। और भी इस प्रैक्टिस सेट में कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी व्याख्या की जाएगी, तो आप उस व्याख्या को जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयतन की इकाई क्या है, घन सेंटीमीटर, घन मीटर, घन डेसीमीटर या फिर घन इंच। तो आयतन की जो इकाई होती है वो है घन मीटर। और इसका जो ये तो ऐसा ही मात्रक है घन मीटर। और जो सीजीएस पद्धति में एक होता है सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक है वो क्या है, घन सेंटीमीटर है। ये सीजीएस पद्धति में है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, न्यूटन, जूल, किलोवाट या फिर हार्स पावर। तो ऊर्जा की एसआई यूनिट जूल है। समय की इकाई क्या है, घंटा, सेकंड, मिनट या फिर मिली सेकंड। तो समय का जो मात्रक है वो है आपका सेकंड। और इस बात करें और सारे कुछ ऐसे मात्रक है, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ का परिमाण जिसको मोल बोलते हैं, और समय का क्या है, सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, कार्य, वेग, बल या फिर त्वरण। अदिश यानी कि जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसे अदिश बोलते हैं। सदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि बोलते हैं। तो इसमें जो कार्य है वो अदिश राशि है। बाकी ये सब, जैसे वेग होगा तो हम एक निश्चित डायरेक्शन में जाएंगे, बल होगा, बल भी हम एक निश्चित डायरेक्शन लगाएंगे, तो इस तरह से ये सदिश राशि है। बाकी कार्य जो है ये अदिश राशि है। चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या है, पाइज, टेस्ला, डिपार्टर या फिर कैंडेला। तो जो चुंबकीय प्रेरण है इसका ऐसा ही मात्रक टेस्ला है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, मो, हेनरी, लक्स या फिर डेसिबल में। तो जो संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है वो मापी जाती है डेसिबल में। इसको डीबी बोलते हैं, डीबी। आवृत्ति मापने की इकाई क्या है, फैरेड, पॉइज, हर्ट्ज या फिर अर्ग। तो आवृत्ति जो मापने की इकाई है वो हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये बायोलॉजी से है। जैसे इसमें हमने विटामिन से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो जो वसा में घुलने वाले विटामिन है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं, आप एक ध्यान रखेंगे, कीड़ा से याद रखेंगे तो ये वसा में घुलने वाले विटामिन याद हो जाएंगे। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये हैं वसा में घुलने वाले विटामिन। और जो पानी में है वो कौन से हैं, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है, सिरका, आंवला, इमली या फिर टमाटर। तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है टमाटर में, ऑप्शन नंबर डी। टमाटर में विटामिन सी भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को इम्यूनो एसिड प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। तो किससे हमें एमिनो एसिड प्राप्त होता है, तो वो प्राप्त होता है हमको प्रोटीन से। प्रोटीन से हमारे शरीर के लिए एमिनो एसिड की प्राप्ति होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी।
विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। विटामिन बी को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। विटामिन सी है जिससे हम बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। यहाँ ध्यान रखना कि नहीं है पूछा गया है, लोहा, सोडियम, नाइट्रोजन या फिर जिंक। तो इसमें जो नाइट्रोजन है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी ये तीनों माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं। खाना पकाते समय या फिर खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है यदि अधिक पका देते हैं तो विटामिन सी उसमें से नष्ट हो जाता है या फिर उड़ जाता है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान की अधिकता होती है। घी, मक्का, चावल या फिर मांस। तो जो घी होता है वो एक वसा है और आपको पता होगा कि वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी मान की प्राप्ति होती है। तो इसमें घी जो है सबसे ज़्यादा कैलोरी मान देने वाला पदार्थ है। हमारे भोजन आहार, ये भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। केवल ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत के लिए या फिर केवल वृद्धि के लिए। तो जो प्रोटीन है वो किसके लिए आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हुए बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है या फिर अनुमानित किया गया है। 7%, 25%, 15% या फिर 30%। तो जो बच्चे का जो ग्रोइंग बच्चा होता है उसके लिए 7% शुगर जो है अनुशंसित किया गया है, जो छोटा बेबी होता है उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। आलू, आंवला, संतरा या फिर दूध। तो कौन सा स्रोत है सबसे अच्छा, ये दूध है। दूध में मैक्सिमम फास्फोरस पाया जाता है इन तीनों की अपेक्षा। ठोस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कोई निश्चित आकार नहीं परंतु निश्चित मात्रा होता है। ना निश्चित आकार और ना है निश्चित मात्रा। निश्चित आकार परंतु निश्चित मात्रा नहीं। निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। तो जो ठोस के संबंध में ये स्टेटमेंट दिया गया है उसमें क्या है, ऑप्शन नंबर डी होगा, निश्चित आकार एवं निश्चित मात्रा। कोई ठोस है तो उसका निश्चित आकार होगा और निश्चित उसकी मात्रा होगी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन या फिर पौधों में वाष्पोत्सर्जन। तो पौधों में प्रकाश का जो संश्लेषण है वो एक रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये कंप्लीट होते हैं 20 क्वेश्चन जो कि साइंस की प्रैक्टिस सेट हैं और आपके आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन, कई क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिलेंगे, खासकर विटामिन से और प्रोटीन से। और ये लेखपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेज। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। यदि आपका भी सपना रेलवे में नौकरी करने का है तो आप जो है तैयारी में जुट जाइए और कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसकी व्याख्या की जाएगी, उस क्वेश्चन को आप जरूर नोट करें जिससे कि आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन याद हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन है, इसमें हम फिजिक्स डिस्कस करेंगे। लगभग 18 से 20 क्वेश्चन इसमें हैं फिजिक्स से और ये मापक से संबंधित क्वेश्चन है। पराध्वनिक गति का मापन किस इकाई से होता है। मैक, नाट, रिक्टर या फिर हर्ट्ज। तो जो पराध्वनिक गति है उसका जो मापन किया जाता है वो मैक में किया जाता है। अब देख लेते हैं कि हर्ट्ज किसका इकाई है। तो हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मापक है, ये आवृत्ति का मापक है। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और नाट से जो है, नाट चाल का मात्रक है, जो एक समुद्री मील 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। न्यूटन किसका ये
यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यूटन किसकी इकाई है? चाल, बल, आयतन या फिर क्षेत्रफल। तो आपको पता होगा न्यूटन जो है बल का मात्रक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बल का बीमा क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है। बार का मात्रक क्या है? बार, ताप, तापमान, बिजली या फिर वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जो है ये बार का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कार्य तथा ऊर्जा इकाई, कार्य तथा ऊर्जा का इकाई क्या है? जूल, एम्पियर, किलोग्राम या फिर मीटर। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का जो मात्रक है वो जूल होता है। ऊर्जा किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? इस क्वेश्चन में बताना है। न्यूटन प्रति मीटर, पास्कल सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग यानी कि स्क्वायर बोलते हैं इसको, पास्कल मीटर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पास्कल सेकेंड। गतिशील श्यानता की इकाई पास्कल सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? इसमें ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा गया है। यांत्रिक ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा या फिर सामर्थ्य बताना है। तो ये सामर्थ्य जो है इसका मात्रक जूल नहीं होता है, बाकी इन तीनों का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल सेकेंड या फिर किलोवाट घंटा। शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक होता है जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड सॉरी। और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। ध्यान रखना है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? बताना है। किग्रा प्रति मीटर, न्यूटन सेकेंड, किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। और जो जड़त्व का मात्रक होता है किग्रा मीटर स्क्वायर। ये इस तरह से होता है किग्रा मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज 2016 में, जिसमें चारों ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं था। पास्कल किसी का ये? आर्द्रता, दाब, वर्षा या फिर तापमान की। तो पास्कल किसी का ये? पास्कल जो है दाब की इकाई है या दाब का मात्रक है। और इसका नामकरण जो किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने दाब पास्कल नियम दिया है। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? वाट, वोल्ट, कैंडेला या फिर एम्पियर। तो बिजली के इकाई का जो एसआई यूनिट है वो है एम्पियर। कुछ और चीज़ें हैं जिसकी, जैसे शक्ति का भी वाट होता है। वोल्ट जो है विद्युत विभव, विभवांतर विद्युत वाहक बल का एसआई यूनिट है। कैंडेला किसका है? तो वह तीव्र दीप्त तीव्रता का बिजली के करंट का जो है एसआई यूनिट एम्पियर है। दबाव का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, केल्विन, पास्कल या फिर न्यूटन। तो दबाव का एसआई यूनिट पास्कल ही है। दबाव कहें या फिर दाब कहें दोनों एक ही चीज़ है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। एक बार पूछा गया था यानी कि वो व्यायाम प्रशिक्षक में 2018 में, और उसके पहले एक बार पूछा गया था। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? कूलम्ब, गास, स्टीरेडियन, सेल्सियस, ग्रेड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये किसकी इकाई है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड यानी कि सीजीएस। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। सीजीएस का मतलब ये होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? ये क्वेश्चन पेट 2021 में पूछा गया है। पेट का क्वेश्चन पूछा गया है, दोबारा रिपीट हुआ था क्वेश्चन ये। और इसके पहले ये पूछा गया था कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम में। तो 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई सारे एग्जाम में। 1 जूल प्रति कूलम्ब, 1 न्यूटन प्रति कूलम्ब या फिर 1 जूल प्रति न्यूटन। तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दूध की घनता या फिर बोले दूध की सघनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। तो दूध की सघनता मापने के लिए या फिर दूध की शुद्धता मापने के लिए
लैक्टोमीटर का यूज़ किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। हाइग्रोमीटर का जो यूज़ किया जाता है हाइड्रोमीटर का, वो क्या जाता है द्रवों की अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए। और बैरोमीटर आपको पता होगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए यूज होता है बैरोमीटर। और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, ये दाब, वायु की दाब मापने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मिता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा, पोलरीमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा या फिर बैरोमीटर द्वारा। तो जो रेडियोधर्मिता होती है वो मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आर्द्रता किससे मापी जाती है, ये क्वेश्चन आ गया, इस मैंने पिछले क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर थर्मामीटर। इससे तापमान मापा जाता है, टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर। हाइग्रोमीटर यह है बैरोमीटर, आर्द्रता इससे नापी जाती है बैरोमीटर से, सॉरी बैरोमीटर से नापी जाती है। ये वायुदाब है, लेकिन आर्द्रता हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी होगा, न कि बी होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सागर की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, फेदोमीटर, यूडियोमीटर, बैरोमीटर या फिर पेरिस्कोप। तो सागर की गहराई मापने के लिए यूज़ किया जाता है फेदोमीटर का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो ये समाप्त होते हैं आज के प्रैक्टिस सेट। हम उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम को लेकर आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप उस एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, तो आप यकीन मानिए आप उस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएंगे और आप उस एग्ज़ाम में सफल जरूर हो पाएंगे। तो हम बात करते हैं ग्रुप डी के बारे में। यदि आप इस एग्ज़ाम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं और या आप श्योर हो चुके हैं कि हमको इसमें सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, बशर्ते आपको उस हिसाब से मेहनत करनी होगी। हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं डेली बेसिस पे साइंस की प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हम फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम बायो डिस्कस करेंगे, फिर केमिस्ट्री। उसके बाद जब लास्ट के 1 महीने बचेंगे, उसके बाद हम कंबाइन प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। और यदि आपने इसके पहले के 2 सेट नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, मौसम की भविष्यवाणी के लिए, खराब मौसम में जहाज़ों को उतारने में, भूकंप का मापांकन या फिर गहरे समुद्र में मार्ग निर्देशन। तो जो इस वर्ड को याद रखिएगा, टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार, इसका जो उपयोग है, यह जो है खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग आवेशित या विकसित ऊष्मा यानी कि हीट को मापने के लिए किया जाता है, किलोमीटर, कोलोरीमीटर, कैलोरीमीटर या फिर क्लिनोमीटर। तो ये किया जाता है कैलोरीमीटर का उपयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, कार्य, गतिज ऊर्जा, बल या फिर स्थितिज ऊर्जा। तो इसमें जो बल है वह तीनों से भिन्न है, क्योंकि कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कार्य, गतिज और स्थितिज, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों अदिश राशि हैं, जबकि बल क्या है, एक सदिश राशि है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, हाँ आ जाएगा, लेकिन ढालू सड़क पर यानी ढलान वाली सड़क पर, जैसे मान लीजिए ऊपर ढलान नीचे, ऐसे सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। दोनों में किया गया कार्य समान होता है, किंतु लुढ़काने में कार्य करने की दर कम होती है।
पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य उसे उठाने की अपेक्षा अधिक सरल होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ढालू सड़क पर पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम, ये थोड़ा गलत लिख चुका है, ml² T पे -2 होता है। किया गया कार्य, संवेग, दबाव या फिर बल। तो ml² T पे -2 ये किया गया कार्य का बीमा है, जिसे बीमा बोलते हैं, उसको हिंदी में हम आयाम बोलते हैं। माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या फिर वायु ऊर्जा। तो इसमें होती है एक रासायनिक ऊर्जा। अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि जो माचिस की डिब्बी होती है उस पर जो बारूद लगा होता है वो क्या होता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज, विद्युत या फिर गतिज। तो जो नदी का बहता हुआ जल है उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, KE = ½ mv²। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का, न्यूटन के दूसरे नियम का, न्यूटन के तीसरे नियम का या फिर संवेग के नियम का। तो यह जो है न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? वेग का संरक्षण, रैखिक संवेग का संरक्षण, त्वरण का संरक्षण या फिर वित्तीय संवेग का संरक्षण। तो जो जेट इंजन होता है वो काम करता है रैखिक संवेग के संरक्षण के नियम पर ये काम करता है। और बता दें आपको, इसका जो आविष्कार है इस सिद्धांत का, वो फ्रैंक विटल ने 1937 में किया था। फ्रैंक विटल ने 1937 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्पी घर्षण होता है, यानी विसर्पी घर्षण क्या होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा अधिक, सीमित घर्षण से थोड़ा कम, सीमित घर्षण के समान या फिर सीमित घर्षण से कभी कम और कभी अधिक। तो ये क्या होता है? सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है विसर्पी घर्षण। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है, घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, घर्षण से ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, घर्षण से उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। इसे बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? घर्षण गति का विरोध करता है। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। एक साधारण लोलक की समय सीमा किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई, लोलक दाब के द्रव्यमान, लोलक के तंतु में तनाव या फिर लोलक की सामग्री के घनत्व। तो जो इसकी समय सीमा है वह लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराता है उसे कौन सी गति कहा जाता है? सीधा, आवधिक, एक समान या फिर गैर एक समान। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे आवधिक गति बोलते हैं। जो जैसे मान लीजिए कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है, तो इस गति को आवधिक गति या फिर आवर्त गति कहते हैं। इसी को हम लोग आवर्त गति भी कहते हैं। जैसे क्या हो गया, झूला, ये झूला लगा है ऐसे ही, और ये झूला बार बार इस गति को दोहराता है। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में, जैसे ये रेलगाड़ी है, इसमें कोई बैठा आदमी ऊपर की तरफ एक गेंद फेंक रहा है। वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में, यात्री के सामने, यात्री के पीछे या फिर वह रेलगाड़ी की गति की दिशा पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा वह जो गेंद है वह यात्री के हाथ में ही गिरेगी,
इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जी का मान न्यूनतम होता है, कहाँ होता है ये बताना है, विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्मॉल जी का जो मान होता है इसको बोलते हैं गुरुत्व जनित त्वरण, गुरुत्व जनित त्वरण बोलते हैं इसको। और इसका जो न्यूनतम मान होता है वह कहाँ होता है, वो होता है विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज तथा उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था, न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन, या फिर केपलर। तो इसका जो प्रतिपादन किया था जल स्थानांतरण के सिद्धांत का वो किया था आर्किमिडीज ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज, जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, अल्बर्ट आइंस्टीन, ब्लेज पास्कल, न्यूटन, या फिर आर्किमिडीज। तो यह आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रासरब तरंगों यानी कि अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। चमगादड़ द्वारा अपने शिकार का पता लगाना ये बिल्कुल किया जाता है। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना ये भी किया जाता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषी का निदान करना ये भी किया जाता है। आकाश क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना ये नहीं किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। और आकाश की जो वायुयान का पता लगाया जाता है वो होता है रडार, न कि अल्ट्रासाउंड वेव। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सेशन का, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है, गैस में, निर्वात में, द्रव में, या फिर धातु में। निर्वात को ही हम लोग जीरो बोलते हैं यानी कि शून्य, ये इसी में यात्रा नहीं कर सकती, बाकी इन तीनों में कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य होती है, परावैगनिक किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, या फिर अवरक्त तरंगे बताना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यहाँ पे रेडियो तरंगे होगा, जहाँ की जो कि अवरक्त लिखा गया है ये होगा रेडियो तरंगे, और यही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसी को विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आ गया। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।